ISPCS स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक घटना चक्र की एक नई सीरीज़ शुरू हुई है, जिसका एक चैप्टर हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक, ये सीरीज़ आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि RO के एग्ज़ाम में, UPSSC पेट के एग्ज़ाम में और UPPSC 2024 के एग्ज़ाम में। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहले ये जो विचार है ये प्रस्तुत किया था 1934 में MN रॉय ने। ठीक, 1934 में MN रॉय ने सबसे पहले इसका विचार प्रस्तुत किया था। इसके एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अभी तक लोग बस विचार दे रहे थे, लेकिन मांग किसने की सबसे पहले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक, इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो हमारा संविधान बनेगा उसका निर्माण एक संविधान सभा करेगी, और उस संविधान सभा को कैसे बनाया जाएगा? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद ऐसे ही और सारे लोग अपने अपनी रिकमेंड देते रहे। तो 1942 में आया क्रिप्स मिशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन ने कहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा क्रिप्स मिशन ने। चूँकि इस मिशन में, क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के मतलब भारत के विभाजन की कोई बात नहीं की गई थी, पाकिस्तान के निर्माण की कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक, इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। 4 नाम दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। ठीक, तो ये जो मिशन आया इसने कहा कि प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और उसने कुछ योजनाएं प्रस्तुत की। ठीक, तो क्या क्या योजनाएं थी? पहली योजना ये थी कि कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 389। ठीक, मतलब कुल 389 सीट्स होंगी संविधान सभा में, जिसमें से 296 दिया गया ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें दी गई देसी रियासत को। ठीक, अब इन 296 सीटों में से 292 सीटों का जो चयन था वो 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा किया जाना था, और 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ठीक, मतलब 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत के द्वारा 4 सीटों का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांत द्वारा 292 सीटों का चयन किया जाना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये पूछा गया कि ये जो सीटों का आवंटन है ये किस बेसिस पे होगा? तो उन्होंने बताया कि सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे होगा। ठीक, और प्रति 10 लाख लोगों पर 1 सीट होगी। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था UPPCS 2003 के प्रीलिम्स में। ठीक है, कि सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया था? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक, अब ये जो ब्रिटिश प्रांत को 296 सीटें दी गई थी, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को जो 296 सीटें दी गई थी उनको 3 समुदाय के बीच में बांट दिया गया। ठीक है, कुछ सीटें मुस्लिम्स के लिए आरक्षित की गई, कुछ सिख को और बाकी सामान्य को। ठीक, तो आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि जब संविधान सभा का गठन हो गया था तो मुस्लिम्स को कितनी सीट मिली, सिख को कितनी सीट मिली और सामान्य को कितनी सीट मिली। ठीक है, उसके बाद अब ये कहा गया कि कैसे निर्वाचन होगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो प्रांत है
ठीक है। ब्रिटिश प्रांत को जो 296 सीटें दी गई हैं, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? प्रांतीय असेंबली के सदस्य, ठीक है। जो प्रांतीय असेंबली थी उसके सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, ठीक, 296 सीटों पे। और बाकी जो देशी रियासत की सीटें हैं, रियासतों के प्रमुख द्वारा उनका नॉमिनेशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थी। ना तो पूरी तरीके से निर्वाचित थी, ना ही पूरी तरीके से नामांकित थी, बल्कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। क्रिप्स मिशन ने अपनी ये योजनाएं प्रस्तुत कर दी। अब चुनाव होना था, तो चुनाव कब शुरू हुआ? इसके लिए संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक, चुनाव हो गया। अब 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत की, उसमें से सबसे बड़ी जीत मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 208 सीट मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट्स मिली मुस्लिम लीग को, और बाकी जो छोटी पार्टियां थी उनको मिली 15 सीट्स, ठीक है। और हमने जैसे ऊपर अभी बताया था, हमने क्या बताया था कि 3 लोगों में, समुदाय में इसको बांटा गया था, ठीक है। तो मुस्लिम्स को कितनी सीट मिली थी? मुस्लिम्स को मिली थी 79 सीट्स, मुस्लिम्स को मिली थी 79 सीट्स, सिख को मिली थी 4 सीट और सामान्य को मिली थी 213 सीट, ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे, क्योंकि इसी समुदाय के बेसिस पे सीटों का आवंटन किया जाना था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि देशी रियासतों ने कहा कि हम संविधान सभा से खुद को अलग रखेंगे, ठीक है। फिर सबसे अच्छी बात क्या थी कि इस संविधान सभा में सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है, सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, पारसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ठीक है, सभी को जगह मिली। जब संविधान सभा बन गया, अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे कि टोटल कितनी महिलाएं थी, कितनी अनुसूचित जनजाति थी, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए, संविधान सभा में लगभग जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी, सब शामिल थे। सिर्फ एक वो बड़ी हस्ती जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी, वो थी महात्मा गांधी। इन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा, ठीक है। तो चुनाव हो गया, सीट्स का आवंटन भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना था? अब जितने भी लोग चयनित हुए थे, ठीक है, उनको एक मंत्रिमंडल बनाया गया और उनको एक मंत्रालय दिया गया, ठीक। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, ठीक है। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक। तो अब देखिए, किसको किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन सा विभाग मिला था? कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है IAS प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को। शिक्षा मंत्रालय राजगोपालाचारी को। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को। और श्रम मंत्रालय जगजीवन राम को, ठीक है। तो ये जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, उसमें किसको किसको कौन कौन सा विभाग दिया गया, उसकी सूची है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मिलान वाले क्वेश्चन सब बहुत आने लगे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मिलान के लिए दे दिया जाए। फिर नेक्स्ट 26 अक्टूबर 1946 को फिर से पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ 26 अक्टूबर 1946 को। तब उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, जिसमें से जो लियाकत अली खान थे, उनको भी एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय दिया गया था, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब संविधान सभा में बैठकें होनी थी, ठीक है, क्योंकि सबको अपना अपना मंत्रालय दे दिया गया, ठीक। अब बैठक होनी थी, तो सबसे पहले जो बैठक हुई, कुल 3 बैठक हुई थी, कुल बैठकों की संख्या थी 3। सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसमें वो शामिल भी नहीं हुई, ठीक। टोटल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 208 मुस्लिम लीग के थे और 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 3 अन्य पार्टियों से थे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था।
अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष किसको चुना गया? तो फ्रैंक एंथोनी को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और उपाध्यक्ष 2 लोग को चुना गया, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये बैठक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर प्रस्तावना बन जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए, जनवरी के बाद क्या आएगा? अब जून में क्या हुआ? जून में माउंटबेटन योजना आ गई। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत अब देश का विभाजन करना था। ठीक, देश का विभाजन हो गया। तो ये कहा गया कि जब देश का विभाजन होगा तो जो टोटल 389 सीट्स थी संविधान सभा की, वो घटकर 299 हो जाएंगी। ठीक, कितनी हो जाएंगी? 299। तो पहले ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई थी? 296। अब ये घटकर कितनी हो गई? 229। और देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी? 93, जो कि घटकर कितनी हो गई? 70। ठीक, अब सीटें घट गई। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट है कि अब संविधान सभा बन गई। संविधान सभा बनने के बाद दूसरा जो काम था वो था संविधान का निर्माण करना। तो संविधान के निर्माण से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए कई समितियां बनाई गई, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान बनाना था। ठीक है, बहुत बड़े देश को रिप्रेजेंट करना था। तो इसलिए ये कहा गया कि एक समिति से या कुछ लोगों से ये काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 8 बड़ी समितियां और कुछ छोटी समितियां बनाई गई। इनको भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान के और संघ शक्ति के, मतलब जहाँ पे भी संघ होगा, संघीय संविधान के और संघ शक्ति के दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम के और संचालन समिति, दोनों ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया नियम के और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, मतलब अगर राज्यों से कोई बातचीत करनी है, कोई समझौता करना है, तो पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसके अलावा 2 उप समिति भी बनाई गई थी। ठीक है, एक कौन सी थी? मौलिक अधिकारों की उप समिति जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक, इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति, जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी अन्य सदस्य कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव। ये किसकी जगह पे आए थे? बी.एल. मित्रा की जगह पर। और लास्ट थे टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे। तो ये सदस्यों का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ठीक है, 4 नाम आपको दे दिया जाएगा, जिसमें से 3 नाम इन्हीं में से मिल जाएगा, बाकी एक कोई अलग नाम होगा। ठीक है, तो इसलिए इस समिति को भी आपको, समिति को साथ ही साथ सदस्यों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रारूप समिति को जो काम सौंपा गया था, उस प्रारूप समिति ने अपना काम कंप्लीट किया और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, अब इस रिपोर्ट पे बातचीत चलनी थी। ठीक है, तो 3 वाचन हुए, 3 बैठकें हुई। पहला जो वाचन शुरू हुआ वो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक, दूसरा जो वाचन शुरू हुआ
15 नवंबर 1948 में शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुआ। तीसरा वाचन शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 को और ख़त्म हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था तो 2013 और 2015 दोनों में पूछा गया कि संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। ठीक है, देखिए 2 डेट आपको ध्यान रखनी है। स्वीकृत करने का डेट अलग है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। स्वीकृत करने का डेट अलग है कि कब अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1949 को, और लागू करने का डेट अलग है, कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अब ये देखते हैं कि इस संविधान को बनने में टाइम कितना लगा। तो संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन के अतिरिक्त एक और अधिवेशन हुआ था सबसे लास्ट में 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के लोग फिर से एक जगह पे मिले और उस दिन क्या हुआ कि सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान सभा। जब संविधान सभा का एक काम तो ये हो गया। ठीक है, बाकी और क्या काम किए थे संविधान सभा ने, बाकी काम था कि मई 1949 को संविधान सभा ने कहा कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब हमारी जो भारत की जो सदस्यता है राष्ट्रमंडल में वो बनी रहेगी। ठीक, इसके अलावा 24 जनवरी 1950 का डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन 3 काम हुए थे। पहला, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। दूसरा, मतलब पहला काम था राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, दूसरा काम था राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और तीसरा काम था कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, तो ये इनके सारे कार्य थे। ठीक, अब देखिए जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता मिल गई थी, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, फिर उसका पुनर्गठन किया गया था, तो उसमें मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य शामिल हुए। ठीक, मुस्लिम लीग तो चली गई, देश का विभाजन हो गया, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था वो बना था 1947 को। ठीक है, कब बना था, 1947 को। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या, इसमें अब ये देखेंगे कि किसको कौन सा विभाग दिया गया। जैसे जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले किसके अधीन कर दिए गए, जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या हुआ, इनको गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया और राज्य के मामले भी इनको सौंप दिए गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। जबकि आप देखेंगे कि जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा विभाग दिया गया था, खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, सेम। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षा किसको दी गई, शिक्षा का विभाग किसको दिया गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में हम देखेंगे कि शिक्षा का विभाग किसको दिया गया था, राजगोपालाचारी जी को। ठीक है, राजगोपालाचारी जी को विभाग दिया गया था शिक्षा का। ठीक, फिर रेलवे और परिवहन किसको दिया गया था, जॉन मथाई को। विधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। रक्षा बलदेव सिंह को। यहाँ पे भी रक्षा बलदेव सिंह को और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा किसको दिया गया था, बलदेव सिंह को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मंत्री और उनके विभाग हो गए कब, जब स्वतंत्र भारत का हमारा पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, सर BN राव को। सचिव किसको नियुक्त किया गया था, HVR अयंगर को। मुख्य प्रारूपकार कौन थे, डॉक्टर HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। इसके अलावा जो संविधान था हमारा भारतीय संविधान, इसके प्रमुख सुलेखक कौन थे,
तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ये प्रमुख सुलेखक थे। और हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? तो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।